हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 3 के पार्ट नंबर सेकंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास पढ़ेंगे और डायरेक्ट नोटबुक से ही पढ़ेंगे, तो आप देख लेना हिसाब से। तो सबसे पहले द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास है, तो इसमें पढ़ेंगे द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास एंस्टीन ने कैप्सुला नामक पादप में किया था। आपको ध्यान रखना है, एंस्टीन वैज्ञानिक ने कैप्सुला नामक पादप में भ्रूण का विकास किया था। और युग्मनज से अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे ये द्विबीजपत्री में विकास का आधार है। ये आधारी कोशिका और निभागीय कोशिका, और ये दो कोशिकाएं हैं जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, यही कोशिकाएं हैं जो आधारी कोशिका और निभागीय कोशिका है। वही युग्मनज के अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है ना, वो यही कोशिकाएं हैं। पहली ये आधारीय कोशिका और दूसरी निभागीय कोशिका। आधारीय कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 6 से 10 कोशिका युक्त संरचना बन जाती है, जिसे निलंबक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आधारीय कोशिका, दूसरी निभागीय कोशिका, और आधारीय कोशिका होती है वो अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 6 से 10 कोशिका युक्त संरचना बन जाती है। अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 6 से 10 कोशिका युक्त संरचना बन जाती है, जिसे निलंबक कहते हैं। और निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर चूषकांग का कार्य करते हैं। निलंबक की जो ऊपरी कोशिका होती है वो चूषकांग का कार्य करती है, तथा इसकी अंतिम कोशिका स्फटिका या हाइपोफाइसिस कहलाती है, जो मूल गोप का निर्माण करती है। आपको ध्यान रखना है कि निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर चूषकांग का कार्य करती है, तथा इसकी अंतिम कोशिका स्फटिका या हाइपोफाइसिस कहलाती है, जो मूल गोप का निर्माण करती है। अग्रस्थ कोशिकाओं की दोनों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें पुनः विभाजन के फलस्वरूप 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें अष्टांग शक कहते हैं। हाइपोफाइसिस की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाओं को हाइपोबेसिक तथा आगे वाली 4 कोशिकाओं को हाइपोबेसल कहते हैं। जो अग्रस्थ कोशिका होती है, दोनों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है और 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब इनमें पुनः विभाजन होता है ना, तो इसमें 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें अष्टांग शक कहते हैं। तो हाइपोफाइसिस की तरफ जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें हाइपोबेसिक, तथा आगे वाली जो 4 कोशिकाएं होती हैं उन्हें हाइपोबेसल कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, हाइपोबेसल से मूलांकुर और अधोबीजपत्र का निर्माण होता है। हाइपोबेसल से अधोबीजपत्र और मूलांकुर का निर्माण होता है, जबकि एपीबेसल या वो हाइपोबेसिक कह सकते हैं मूलांकुर, और जबकि एपीबेसल से प्रांकुर और बीजपत्र का निर्माण होता है। यानी कि हाइपोबेसिक को ये एपोबेसल कह सकते हो, से प्रांकुर और बीजपत्र का निर्माण होता है। और भ्रूण में विभाजन और वृद्धि के फलस्वरूप पहले भ्रूण में जो विभाजन होता है उससे वृद्धि और फलस्वरूप पहले उसका आकार ग्लोब जैसा दिखाई देता है, फिर हृदयाकार दिखाई देता है, उसके बाद टॉर्क्विडो, तथा उसके बाद 2 बीजपत्र के समान या 2 बीजपत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और इसके बाद है एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास। तो निषेचन के बाद भ्रूण का विकास होता है और बीजांड और अंडाशय में परिवर्तन होता है। जो निषेचन होता है उसके बाद भ्रूण का विकास होता है और बीजांड और अंडाशय में परिवर्तन होता है। और बीजांड में 2 अध्ययन पाए जाते हैं, बाहरी अध्ययन ठोस और कठोर होता है, जिसे टेस्टा कहते हैं। बीजांड में बाहरी अध्ययन पाया जाता है जो ठोस होता है और कठोर भी होता है, इसे टेस्टा कहते हैं। और आंतरिक अध्ययन मुलायम होता है, जिसे टैगमैन कहते हैं। इस प्रकार टेस्टा और टैगमैन के बीच कवच बन जाता है, क्योंकि जो टेस्टा होता है वो कठोर होता है और जो आंतरिक अध्ययन जो टैगमैन होता है वो मुलायम होता है, तो दोनों के बीच कवच बन जाता है। आपको ध्यान रखना है। और बीजांड द्वार, निभाग, रेफे में कोई परिवर्तन होता है। बीजांड द्वार, निभाग और रेफे में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीजांड बीज वृंत में बदल जाता है। जो बीजांड वृंत होता है वो बीज वृंत में बदल जाता है और बीजांड का उपयोग पोषण के रूप में हो जाता है। ठीक है ना, और बीजांड जो है उसका उपयोग पोषण के रूप में हो जाता है, जिससे जबकि एक बीजपत्री में ये एक परत के रूप में पाया जाता है, जबकि एक बीजपत्री में ये एक परत के रूप में पाया जाता है, जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। ये परिभ्रूणपोष कहते हैं। और बीज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अभ्रूणपोषी, वह बीज जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। लेकिन कौन से बीज जिसमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता उन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जैसे मूंग, चना, मटर, ईटीसी। ठीक है, और यह है भ्रूणपोषी बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, जैसे मक्का और बाजरा। ठीक है, अब अगला जो हेडिंग है वो है फल का परिवर्तन। निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा अंडाशय फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना, जो निषेचन होता है उसके बाद जो अंडाशय होता है वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो अंडाशय है वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और अंडाशय भित्ति होती है वो फल भित्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और अंडाशय से बने ऐसे फल को सत्य फल कहते हैं। आपको क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि सत्य फल किसे कहते हैं, तो अंडाशय के से बने फल को सत्य फल कहते हैं। और वह फल जिनका निर्माण अंडाशय दल, बाह्य दल की सहायता से होता है उन्हें आभासी फल कहते हैं। ये दोनों परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं और इसका ही एक पॉइंट ले सकते हो। आज निषेक फलन, जिन फलों का निर्माण निषेचन के
द्वारा होता है उन्हें अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ अनिषेक फल कहते हैं, जैसे केला और अंगूर, जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है, जिनमें निषेचन नहीं होता, ठीक है। और अब है अगला हेडिंग है, वो है पीढ़ी एकांतरण। तो आवर्तबीजी पादपों में दो प्रकार की पीढ़ी पाई जाती है, पहला बीजाणुद्भिद यानी कि द्विगुणित और दूसरी युग्मकोद्भिद मतलब अगुणित। दोनों पीढ़ियां एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती है। दोनों पीढ़ियां किस में पाई जाती है? एक दूसरे के एकांतर क्रम में पाई जाती है। जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो लंबी होती है और इसका निर्माण युग्मनज से होता है तथा ये जड़ तना पति में विभेदित होती है, ठीक है ना। जो बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है वो पहले तो लंबी होती है, इसका निर्माण युग्मनज से होता है तथा ये जड़ तना पति में विभेदित होती है, आपको ध्यान रखना है। और कायिक वृद्धि के बाद इसमें लैंगिक अवस्था आती है और इन पौधों में पुष्पों के द्वारा लैंगिक जनन होता है, ठीक है। और ऐसे पौधे होते हैं ना उनमें लैंगिक जनन होता है। पुष्प में नर जनन अंग पुंकेसर होता है जिसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या होता है? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। पुष्प में नर जनन अंग पुंकेसर होता है, ठीक है। पुंकेसर के कारण ही लघु बीजाणु का निर्माण होता है, ध्यान रखना आपको। तथा लघु बीजाणु से नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। जो लघु बीजाणु है उससे ही नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जबकि मादा जनन अंग जायांग है जिसकी इकाई अंडक होती है और अंडाशय में बीजांड होता है, ठीक है। और बीजांड के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। गुरु बीजाणुद्भिद से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है और नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद अगुणित अवस्थाएं हैं। ये दोनों अगुणित अवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी ये मतलब बीजाणुद्भिद पीढ़ी में पाई जाती है, ठीक है ना। नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद अगुणित अवस्थाएं होती है। और दूसरा है वो है नर युग्मकोद्भिद व मादा युग्मकोद्भिद अगुणित अवस्थाएं हैं और इनकी अवधि कम होती है। जो पिछली अवस्था थी कि कौन सी है? बीजाणुद्भिद, इसकी अवस्था लंबी होती है, ये पीढ़ी लंबी होती है और इसकी जो अवस्थाएं होती है ये कम अवधि की होती है, ठीक है। ये पोषण के लिए बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहती है। बीजाणुद्भिद खुद अपना पोषण बनाता है और ये बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहती है। भ्रूण कोश अंड कोशिका मादा युग्मक होती है तथा जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो जिससे युग्मनज का निर्माण होता है और बीजाणुद्भिद की ये बीजाणुद्भिद की प्रथम अवस्था है, ठीक है, इससे युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। और अगली हेडिंग है वो है निषेचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक पॉइंटों के रूप में पढ़ेंगे। निषेचन की खोज स्टार्सबर्ग ने की थी और लिलियम पादप में की थी, ठीक है ना। ये नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन होता है, यानी आप कह सकते हो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, या नर युग्मक या मादा युग्मक के संलयन होता है ना तो इसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के निम्न प्रकार होते हैं, आपको प्रकार ये से ध्यान नहीं रखना, ठीक है ना, प्रकार वगैरह का, लेकिन हमने इसे अपने हिसाब से प्रकारों में बांट दिया। जैसे पहला प्रकार डायरेक्ट है, हेडिंग नहीं है, ठीक है ना। जब पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पोषक पदार्थों को अवशोषित करके फूल जाते हैं तथा अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलती है। एक परागकण से एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है ना। लेकिन मालवेसी व कुकुरबिटेसी में एक से अधिक पराग नलिकाओं का निर्माण होता है और जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। यानी कि क्या होता है कि जब परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं या ग्रहण करते हैं, जिसे अंत्यचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकल जाती है। जैसे अंत्यचोल होती है वो पराग नलिका के रूप में बाहर निकल जाती है। और हमेशा ध्यान रखना, एक परागकण से एक ही पराग नलिका का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन मालवेसी व कुकुरबिटेसी में एक से अधिक पराग नलिकाओं का निर्माण होता है और जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है, ध्यान है, ठीक है। और सेकंड भाग देख लेते हैं। तो इसमें पराग नलिका बीजांड की ओर गति करते हैं तथा पैक्टिनेज एंजाइम को स्रावित करती है। जो पराग नलिका होती है वो बन गई है, अब वो बीजांड की ओर गति करेगी जिससे पैक्टिनेज एंजाइम को स्रावित करती है। और अब तीसरा है तो पराग नलिका बीजांड में तीन प्रकार से प्रवेश करती है, ठीक है। पहला अंडद्वारीय और दूसरा है अध्यवरण से और तीसरा निभाग से। अंडद्वारीय में क्या होता है, जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है जैसा कि द्विबीजपत्री में होता है। और अध्यवरण से या मध्य से होता है, तो जो पराग नलिका मध्य द्वार से प्रवेश करती है या मध्य से प्रवेश करती है तो इसका उदाहरण हो गया कुकुरबिटा और कोकुलस। और निभाग से प्रवेश करती है, जब निभाग से प्रवेश करती है तो पराग नलिका निभाग से हो गया और इसका उदाहरण है कैजुराइनब और बिटूला। अब एक चौथा पॉइंट जो एक्स्ट्रा के रूप में है, भ्रूणपोष में पराग नलिका सदैव बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है, ज्यादातर सभी में, ठीक है। यह सहायक नलिका से होते हुए फिलिपॉम उपकरण तथा के द्वारा कोशिका द्रव्य में पहुंचकर फट जाते हैं, जिससे दो नर युग्मक मुक्त होते हैं तथा एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है जबकि दूसरा द्वितीय केंद्र से। जब भ्रूणपोष में पराग नलिका बीजांड द्वार से ही प्रवेश करती है और ये पहुंच जाती है तो फिलिपॉम उपकरण के द्वारा कोशिका द्रव्य में पहुंचकर फट जाती है, ठीक है ना। ये फिलिपॉम उपकरण के द्वारा
मतलब फिलिपोम उपकरण से होते हुए कोशिका ध्रुवीय में पहुंचती है और वहां जाकर फट जाती है, जिससे दो नर युग्मक मुक्त होते हैं। ठीक है, एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है जबकि दूसरा द्वितीय केंद्र से जिसे निषेचन हो जाता है। ठीक है, अब है अगला द्विनिषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन की खोज पहले नवास्ची ने की। नवास्ची ने किसमें की? फ्रिटिलेरिया और लिलियम पादप में की। ठीक है, द्विनिषेचन की खोज नवास्ची ने फ्रिटिलेरिया व लिलियम पादप में की। ठीक है, जब नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है तो इसे सत्य निषेचन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ता है तो इसे सत्य निषेचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र से जुड़ता है। जिसके फलस्वरूप त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस क्रिया को त्रिकसलन कहते हैं। पहले कौन सा था? सत्य निषेचन, अब दूसरा है त्रिकसलन, और इस क्रिया को त्रिकसलन कहते हैं और इसमें तीनों युग्मकों का सलयन होता है। तो याद रखना, युग्मक सलयन में त्रिकसलन की घटना को ही द्विनिषेचन कहते हैं और ये आवृत बीजों का प्रमुख लक्षण है। ठीक है, वो ध्यान रखना है। सत्य निषेचन को आप ये युग्मक सलयन कह सकते हो, और जो त्रिक सलयन होता है वो तीन युग्मकों का सलयन होता है। तो ये दोनों के निर्माण से द्विनिषेचन कहते हैं और इसका महत्व है। सबसे पहले तो आवृत बीजों का प्रमुख लक्षण है, और अगला है युग्मनज के द्वारा भ्रूण का विकास करता है, और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के द्वारा भ्रूणकोष का परिवर्धन होता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्र के द्वारा भ्रूणकोष का परिवर्धन होता है। मतलब त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष होता है, उसके केंद्र के द्वारा भ्रूणकोष का परिवर्धन होता है, और भ्रूणकोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। आपको ध्यान ही है। और बीजों की जीवन क्षमता के लिए युग्मक सलयन और त्रिक सलयन दोनों आवश्यक है। बीजों का नवीनीकरण होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तबीयत खराब होने की वजह से मैंने आपको डायरेक्ट नोट्स बनाए हुए पढ़ाए हैं, तो मैनेज कर लेना इस बार। अगली बार से आप वापस बोर्ड पर पढ़ेंगे।